हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 9th बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे। देखिए, भारत की स्थिति एवं विस्तार मैप पर कहिए या ग्लोब पर, यानी भारत कहाँ स्थित है, उसका कितना विस्तार है, किस अक्षांश से कहाँ तक है, किस देशांतर से किस देशांतर के बीच में। तो भारत के बारे में पहले जानने से पहले थोड़ा बहुत हमको विश्व मैप की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ समय के लिए विश्व मैप का अध्ययन करेंगे। ये आपका होगा वर्ल्ड मैप। इसमें हम लोग पहले द्वीप, महाद्वीप, महासागर के बारे में जान लेंगे, उसके बाद देखेंगे। कोई भी छोटा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो तो उसे द्वीप कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे द्वीप। जबकि किसी बड़े भूभाग जल से घिरा हो तो उसे महाद्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। इस तरह पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। आइए हम क्रमबद्ध से 7 महाद्वीप का नाम याद करेंगे। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटी है, इसको जानेंगे। तो पहले नाम याद कर ले। इधर देखिए, ऊपर वाला जो इतना दिख रहा है आपका, ये इसको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नीचे वाला है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ऊपर वाला हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। जहां तक मार्कर मैं घुमा रहा हूं, ये हो गया आपका अफ्रीका। क्या होगा? अफ्रीका 1 नंबर पर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दूसरा पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तीसरा महाद्वीप हुआ आपका अफ्रीका। तीसरा होगा अफ्रीका। चौथा महाद्वीप आपका यूरोप। पांचवा होगा एशिया। पांचवा कौन सा होगा? एशिया। छठा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया। नॉर्मल किसी बुक में आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से एक यहाँ पर महाद्वीप मिलेगा, लेकिन इसको ओशनिया महाद्वीप के नाम से जाना था। ओशनिया नाम है, ओशनिया महाद्वीप, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के अलावा अलग अलग बहुत से देश है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसमें बड़ा होने के कारण अधिकतर किताब में अधिकतर लोग इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही कहते हैं। उसके बाद हो गया 7 नंबर आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। देखिए, आपको हम 7 महाद्वीप के नाम सिर्फ बताएं, ना इसमें छोटा बड़ा लिखा है ना क्रमबद्ध लिखा है। 7 महाद्वीप का नाम लिख दिए। अब उसके बाद हम 7 महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप किधर है, इसका स्थिति याद करा दे रहे हैं। तो बताएंगे कौन छोटा है कौन सा बड़ा है।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का स्थिति ये होगा, दक्षिणी अमेरिका ये होगा। उसके बाद हो गया अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपर जाइएगा तो आपका यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, बोला है यहाँ पे एक यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत के पश्चिम साइड, यूराल पर्वत के पश्चिम साइड आपका यूरोप होता है। यूराल पर्वत के पूर्व में आपका एशिया महाद्वीप हुआ। तो पहला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये वाला क्षेत्र का हो गया पूरा यूरोप। उसके बाद एशिया महाद्वीप का एक पूरा क्षेत्र हुआ। तो भारत एशिया में नहीं आता है। भारत किस में आता है? एशिया महाद्वीप में। तो भारत की स्थिति के बारे में जानना है तो ये तो हम लोग को जानना जरूरी नहीं हो जाएगा कि भारत आता किस में है। तो भारत होगा आपका एशिया में। उसके बाद नीचे वाला ही भाग है एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशनिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। नीचे एक अंटार्कटिका महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप है जो बर्फ से ढका हुआ। तो नाम देखिए कैसे याद रखना है। ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका, उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर यूरोप, यूरोप के बगल में पूर्व में एशिया, एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे अंटार्कटिका। 7 गो महाद्वीप हो गया। अब इसकी सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा एशिया होगा। एक नंबर पर कौन आएगा? एक नंबर पर आपका आ जाएगा एशिया। इस साइड में यूराल पर्वत था। 2 नंबर पर अफ्रीका, 3 नंबर पर आपका उत्तरी अमेरिका, 4 पे दक्षिणी अमेरिका। क्षेत्रफल से इन हिसाब से लिख रहे हैं। 5 पर आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। 6 नंबर पर हुआ आपका यूरोप, 6 नंबर पर यूरोप। 7 पर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये तो हो गया आपका महाद्वीप। महाद्वीप का अध्ययन हम लोग कर लिए। जब भारत की स्थिति हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कुछ महासागर के नाम के जिक्र आएगा, जैसे हिंद महासागर। तो पूरे विश्व में पर हिंद महासागर कहाँ स्थित है इसको जानेंगे। तो इसके साथ साथ हिंद महासागर के साथ साथ 5 गो महासागर है, उसकी भी नाम हम जान ले। देखिए ये जो मैप है तो पूरा फैला हुआ है, इसी को गोटा के गोल कर दीजिएगा, इसी को गोल कीजिएगा तो आप ग्लोब का रूप ले लेगा। तो ग्लोब का रूप ले लेगा तो जो इधर का हिस्सा दिख रहा है आपका पश्चिमी और पूर्वी, इसको गोटा करेंगे मतलब इस तरह समझिए, गोल करेंगे तो जाकर सट जाएगा। ई वाला भाग इसको जाके एक दूसरे से जुट जाएगा। तो इधर जो देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के इधर भी भाग है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि प्रशांत महासागर दोनों तरफ है, प्रशांत महासागर दोनों तरफ है, नहीं। इसको प्रशांत महासागर से बीचों बीचों कट करके अब फैला दिया गया है ग्लोब को मैप के रूप में, ग्लोब को मैप के रूप में। तो एक होगा प्रशांत महासागर, उसके बाद दूसरा हुआ अटलांटिक महासागर। दूसरा कौन होगा? ये वाला भाग जो देख रहे हैं ये होगा अटलांटिक महासागर का। उसके बाद भारत के नीचे हिंद महासागर है, भारत के नीचे हिंद महासागर। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा होगा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर। उसके उत्तरी ध्रुव पर कौन सा? उत्तरी वाला भाग ये वाला आपका आर्कटिक महासागर कहते हैं। अभी नाम आप सुन लीजिए, सबका नाम हम साइड में लिख देंगे, लिख लीजिएगा। आर्कटिक महासागर निचले वाला को प्रशांत महासागर का निचला भाग, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग और हिंद महासागर का दक्षिणी भाग को मिलाकर एक अलग महासागर के रूप में लिखा गया, जिसे दक्षिणी सागर, दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। इसी को अंटार्कटिका द्वीप पर होने के कारण इसको दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। पूरे विश्व में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिसके नाम पर एक पूरे महासागर का नाम रखा गया है, जिसका नाम है आपका हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर। नाम याद हुआ महासागर का? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ऊपर वाला आर्कटिक महासागर, क्या है? आर्कटिक महासागर।
हिंद महासागर, नीचे वाला अंटार्कटिक का महासागर, इसी को दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। देखिए नाम ऐसे याद रखना है, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, सबसे ऊपर वाला आर्कटिक महासागर, नीचे वाला अंटार्कटिक महासागर। देखिए बेसिक इसमें महासागर आप लोग को पढ़ना नहीं है, महासागर नाम के कोई चैप्टर भी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ हिंद महासागर का जिक्र आया, तो हिंद महासागर जानेंगे ना पूरे ग्लोब पर कहाँ है, इसलिए मैंने इसको बताया। अब आइए बेसिक चीज, अब द्वीप, महाद्वीप और महासागर जान गए। अब हम भारत के स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत पूरे ग्लोब पर स्थित कहाँ है? भारत की स्थिति जानने से पहले ग्लोब पर खींची गई कुछ लाइनों को हम जान ले। ग्लोब पर खींची गई कुछ लाइनों को, जिसमें से मुख्य जानने वाला है अक्षांश लाइन और देशांतर लाइन। अक्षांश रेखा, उसके बाद देशांतर रेखा होता है। तो अक्षांश रेखा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। ये ग्लोब बनाया। किसी भी मैप पर दिशा निर्धारण के लिए सबसे ऊपर वाला भाग, ऊपरी भाग नॉर्थ कहलाता है, नीचे वाला साउथ कहलाता है। नॉर्थ की तरफ आप खड़ा होकर देखिएगा तो आपका दहिना ईस्ट का आएगा, अब बायां आपका वेस्ट का आएगा। किसी भी मैप को देखने के लिए यही है, आप सामने मैप रखिए तो मैप का ऊपरा भाग आपका उत्तर होता है, मैप का निचला भाग आपका दक्षिण होता है। अब उत्तर दक्षिण के हिसाब से आप खड़ा होंगे तो आपका दहिना हो जाएगा उसी मैप पर पूरब, अब बायां हो जाएगा आपका पश्चिम। तो पृथ्वी पर भी जिसको ग्लोब के रूप में जाना जाता है, तो ऊपर वाला एक ध्रुव है जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं, क्या पोल? नॉर्थ पोल। नीचे वाले को साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पृथ्वी एक पूरा गोला के रूप में है, तो गोला के बीचों बीच एक रेखा खींचा जाएगा, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री से इंगित किया जाता है। ग्लोब पर काल्पनिक रेखा खींची गई है जो विषुवत रेखा के समानांतर है। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा खींची गई है। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। इस तरह आपका उत्तरी गोलार्ध में, ये वाला गोला का ऊपरी भाग हो गया, तो 0 से ऊपर हुआ तो इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। पूरा गोला था, गोला का आधा गोलार्ध। नीचे वाला साउथ में है 0 डिग्री के नीचे, तो इसको आपको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में 90 ठो, कितना? 90 को अक्षांश लाइन खींचा गया। इसी तरह 1 2 3 बढ़ते बढ़ते ऊपर सबसे लास्ट में कहाँ तक जाएगा? आपका 90 तक। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश, इसी तरह बढ़ते बढ़ते आपका 90 डिग्री अक्षांश तक जाएगा। तो पूरे पृथ्वी पर 90 प्लस 90 180 अक्षांश लाइन खींची गई है। तो ये तो आप लोग अक्षांश लाइन समझ गए। अब अक्षांश लाइन में ये समझना है, इसमें जो हम लोग को पढ़ने लायक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें सभी अक्षांश तो है नहीं उतना इम्पोर्टेंट,
तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कौन सा अक्षांश याद रखना है आपको। एक तो पृथ्वी के बीचों बीच लाइन जो खींचा गया एक ठो, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। अब विषुवत रेखा के समानांतर जो लाइनें खींची जाती है उसका अक्षांश 23.5 पर एक लाइन इंगित किया गया, खींचा गया 23.5। 23.5 डिग्री अक्षांश। उत्तर में है तो क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री तो दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध में है तो कौन सा होगा आपका दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा ग्लोब पर कहिए या पृथ्वी कहिए काल्पनिक लाइनें खींची गई, उसको समझने की कोशिश करें। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक लाइन को अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसमें दो ठो याद रखना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अब अक्षांश हम लोग समझ गए। इसके अलावा पृथ्वी पर, इसके अलावा पृथ्वी पर और ग्लोब के लिए, पृथ्वी ग्लोब पर देशांतर लाइन खींचे गए। क्या खींचे गए, देशांतर लाइनें। यहाँ पर दिख रहा होगा सब किसी को, यहीं पे बना दे रहे हैं। एक दूसरा ग्लोब की हम कल्पना कर रहे हैं, जिसमें ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। नीचे हो जाएगा आपका साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा दूसरा लाइन हो गया। इस तरह पृथ्वी के पूर्वी भाग में 180, कितना 180 इस तरह देशांतर लाइनें खींची गई है। अब 180 तो दर्शाया नहीं जाता है, नहीं दर्शाया जा सकता है इस पे, तो कुछ लाइनें को हम दिखा दे रहे हैं जो समझ आ जाए कि आपको देशांतर लाइन खींचा गया है। एक ध्रुव से निकलेगा और दूसरे ध्रुव को जाकर मिल जाएगा। तो ऐसी खींची गई लाइनें को जो एक ध्रुव से निकला हो और दूसरे ध्रुव को मिल जाए, इसको देशांतर लाइन कहते हैं। अब देखिए कि आपको भारत की स्थिति, पूरा ग्लोब है, ये भी ग्लोब है, ये भी ग्लोब है, एक ही ग्लोब के अलग अलग लाइन खींचने के हिसाब से हम अलग अलग दर्शाते हैं। इस पर जो लाइन खींचा गया था इसको विषुवत रेखा के समानांतर, इसमें पोल नहीं मिलाया गया था, बीच की लाइन खींचा गया उसके समानांतर, तो इसको अक्षांश रेखा और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो जब भारत की स्थिति हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसमें भारत पूरे ग्लोब पर, भारत ग्लोब पर कहीं ना कहीं एक जगह स्थित होगा, तो इसके स्थिति को समझेंगे
अभी हम समझाएं कि ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध करते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। यहाँ देखिएगा, जब हम देशांतर लाइन खींच रहे हैं तो यहाँ एक बीचों बीच ऐसा लाइन है जो दोनों पोल को सीधे मिला रहा है। अब सीधे मिला रहा है तो यहाँ पर दिशा हम बताए हैं अभी कि एक लाइन खींचेगा, इसके इधर वाला पूरब होगा और इधर वाला पश्चिम हो जाएगा। तो इस लाइन के इधर आपका कौन सा होगा? ईस्ट होगा। दोनों पोलों को सीधे मिलाने वाली लाइन के इधर आपका हो जाएगा आपका वेस्ट। इस तरह कहा जाता है कि पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। गोलार्ध बीचों बीच जब लाइन एक खींच दिए गए पूरा पृथ्वी को गोलार्ध, तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। इधर वाला हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। अब भारत की स्थिति हम लोग समझ करेंगे, भारत के किस गोलार्ध में स्थित है इतना समझ लेंगे। इतना समझने के बाद अगला वीडियो में हम बताएंगे कि भारत से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। तो अभी देखिए, भारत यहाँ पे कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा यहाँ ग्लोब पर यही है, तो भारत के स्थिति यहीं पे होगा। भारत कहाँ होगा? भारत आपका यहाँ पर स्थित है। तो अब गोलार्ध के हिसाब से देखिए, इस लाइन पे के बाद तो भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा। किस गोलार्ध में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में। भारत विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर स्थित होने के कारण यह उत्तरी गोलार्ध में आएगा। अब देखिए देशांतरीय के हिसाब से, देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर के बाद यहाँ होता है 0 डिग्री से चालू होगा, पूरब में 180 जाएगा, इधर 180। इस तरह कुल देशांतरों की संख्या हो जाती है आपको 360। कुल देशांतर कितना? 360। तो भारत, इसी पर हम आपको एक अक्षांश लाइन खींचते हैं, देशांतर लाइन खींचते हैं अक्षांश वाले लाइन पे। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश। तो कर्क रेखा इसके ऊपर है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच। तो अभी हम बनाए हैं, भारत कहाँ है? यहाँ। अब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के हिसाब से देखिए, तो भारत आपका पूर्वी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में? भारत